हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र की अभी तक जो है मैं 3 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूं। और 3 क्लासेस के अंदर हमने भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन और उद्भट, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देखो, मैं आपको दिखाई देती हूँ। और जैसे कि ये हमने पढ़ लिया था, इससे पीछे वाली वीडियो में वामन पढ़ा था हमने, उद्भट पढ़ा, फिर हमने दंडी पढ़ा। और दंडी के से पहले हमने पढ़े थे, सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो जो भी स्टूडेंट ये चाहता है कि काव्य शास्त्र मुझे अच्छे से समझ में आए, तो पहली क्लास से आप ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने काव्य शास्त्र की शुरुआत करवाई थी। तो ये सारे हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं ना अब ये जो जितने भी आचार्य रह गए, इनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी तक जो पढ़ा दिए 5 जो आचार्य थे संस्कृत के, जिन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे काव्य शास्त्र से संबंधित, तो उन 5 को मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो पढ़ भी लिए होंगे और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब छठे आचार्य का नाम आता है रुद्रट। और ये मैं बिल्कुल समय मतलब क्रम से इनको करवा रही हूँ। और एक ही साथ ये जितने भी आचार्य हैं ना, इन सभी के जितने भी काव्य शास्त्र के जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, वो मैं एक ही वीडियो में फिर से डाल दूंगी। वैसे मैंने पहले भी डाल रखी है, लेकिन मैं फिर से डाल दूंगी। तो जो अब आचार्य बच गए ना, इनमें से कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, सारे अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो परीक्षा उपयोगी हैं, वो करते हुए और कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आज हम सभी इन आचार्यों को समेट लें। ठीक है, तो रुद्रट पढ़ते हैं। और रुद्रट का जो समय है ना, ये कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं शती है। तो अभी तक मैंने क्रम से बताई हैं। जैसे भरत मुनि के जो समय सीमा थी वो 2री शताब्दी थी, उसके बाद भामा की 6ठी शताब्दी थी। और उसके बाद इस तरीके से हमने क्रम से पढ़ा। और रुद्रट की जो समय सीमा है वो 9वीं शती है। मैं इसलिए बता रही हूँ, इस बात पर इसलिए दबाव दे रही हूँ क्योंकि क्रम से व्यवस्थित करना भी पूछा जाता है। और कई बार एक नंबर में सीधे तौर पर ये भी पूछ लिया जाता है कि वो आचार्य कौन से शताब्दी से संबंधित है। तो आपको मेन बात याद रखना है रुद्रट। और रुद्रट का जो रचना है वो है काव्य अलंकार। तो इन्होंने भी, भामा ने भी काव्य अलंकार लिखी और रुद्रट ने भी क्या लिखी, काव्य अलंकार लिखी। और इनका जो समय सीमा है वो 9वीं शताब्दी है। और काव्य अलंकार जो कि रुद्रट द्वारा लिखा गया, इसमें 16 अध्याय हैं तथा कुल 734 श्लोक हैं। अब यहाँ से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रुद्रट, इनकी समय सीमा 9वीं शताब्दी, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। और संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है। देखो, मैं ना सारी वीडियोस में सारी बातें बताती हूँ तो थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है ये मैं स्पेशल पढ़ा रही हूँ TGT PGT एस्टेट के लिए। ठीक है, और साथ में HPSC स्क्रीनिंग UGC नेट के लिए भी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काव्य शास्त्र की हमारी क्लास नंबर ये 4th रहने वाली है। और वैसे देखें तो शायद ये 62 या 63 है, जो हमने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट में भी मैं ये काव्य शास्त्र वाली वीडियो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो रुद्रट ने क्या किया कि जो अलंकार थे इनको 4 वर्गों में विभाजित किया: वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष। तो जस्ट आपको सिर्फ क्या करना है कि रुद्रट की समय सीमा 9वीं शताब्दी, इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार। और इन्होंने अलंकार को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। बस ये 4 थोड़ा सा नाम याद रख लेने आपको कि वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष, इन 4 भागों में अलंकार को बांटा रुद्रट ने। बस ज़्यादा बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखने लायक नहीं है। दूसरा जो लेखक है, आचार्य है, वो आता है आनंदवर्धन। और एक बात और बताती हूँ, कमेंट करके बताना कि आपको संप्रदाय पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। जैसे कि संप्रदाय कौन कौन से हैं। आप काव्य शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं ना, कि आप चाहें कि मुझे काव्य शास्त्र पर मेरी अच्छी पकड़ हो, तो आपको ये संप्रदाय पढ़ने पड़ेंगे। लगभग 6 संप्रदाय हैं, जैसे अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, औचित्य। ठीक है, ये सारे संप्रदाय। तो ये संप्रदाय अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो इन आचार्यों से संबंधित सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं इनके अंदर। ठीक है, अब अगला जो आचार्य है वो आनंदवर्धन है। और ये भी कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे तथा इनकी समय सीमा भी 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। तो जो रुद्रट की थी वही समय सीमा इनकी भी है।
और आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन किया। जैसे कि वामन ने रीति संप्रदाय का परिवर्तन किया था, उसी प्रकार से आनंदवर्धन ने किस संप्रदाय का परिवर्तन किया? ध्वनि संप्रदाय का। तो ध्वनि संप्रदाय जो अभी मैं आपको 6 संप्रदाय बता रही थी, वहां पर ध्वनि संप्रदाय भी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने कौन से ग्रंथ की रचना की? धवन्यालोक ग्रंथ। तो ये मैंने ऐसे याद रखा था कि इसके नाम में भी ध है और इसके जो ग्रंथ है उसका नाम भी ध से ही स्टार्ट है। तो ज़्यादा आपको इसमें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। याद क्या रखना है? आनंदवर्धन का समय सीमा 9वीं शताब्दी, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, और धवन्यालोक जो है इनके नामक ग्रंथ की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी। इसमें 4 उद्योग का मतलब यहाँ पर अध्याय है, इसमें भी 4 अध्याय हैं। जो धवन्यालोक नामक जो ग्रंथ है इसमें 4 अध्याय हैं, जो मूलतः कारकाएं यानी कि सूत्र की व्याख्या है। इन्हें आप छोड़ें, आपको 4 बातें यहाँ से याद रखनी है। आनंदवर्धन का जो समय सीमा है वो 9वीं शताब्दी है। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके ग्रंथ का नाम है धवन्यालोक ग्रंथ। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला कवि है अभिनव गुप्त, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही कम है। अभिनव गुप्त भी कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय, ये ज़्यादातर कश्मीर से रिलेटेड ही हैं, तो कश्मीर के निवासी थे। ये बात सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के लिए याद रखनी है। इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। तो अभिनव गुप्त है ना, इनकी समय सीमा 10वीं शताब्दी है। और अभिनव गुप्त के पिता का नाम नरसिंह गुप्त था, वे चुखुलक के नाम से परिचित थे। इनके माता का नाम विमलका था। ये पॉइंट भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, स्पेशली आपको बस थोड़ा सा जस्ट ए नॉलेज आपको ध्यान रखनी है। और अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंदुराज और भट्टतोत को गुरु मानकर किया। तो ये भी बात बस, इसमें कोई परीक्षा उपयोगी नहीं है। तो अभिनव गुप्त ने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था? व्याकरण शास्त्र को इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया, ध्वनि शास्त्र के बारे में अध्ययन किया और नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया। और नाट्य शास्त्र आपको पता है किसकी रचना है? भरत मुनि की है। ध्वनि शास्त्र अभी बताया था मैंने आपको, ध्वनि शास्त्र जो है ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ठीक है, बस अभिनव गुप्त से आपको कितनी बातें याद रखनी है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो एक तो अभिनव गुप्त, इनके समय सीमा 10वीं शताब्दी याद रखना है। और उसके बाद अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीकाएं लिखी। मतलब कुछ ग्रंथ थे, एक तो ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, दूसरा था धवन्यालोक और काव्य कौतुक। ये 3 ग्रंथ थे और इन तीनों ग्रंथों पर अभिनव गुप्त ने टीका लिखी। किस नाम से लिखी? जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ था, इस ग्रंथ, देखो अगर आपसे पूछ ले कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है तो भरत मुनि की है। धवन्यालोक किसकी रचना है? तो आनंदवर्धन की है। अब काव्य कौतुक किसकी रचना है? तो आपको बताना है भट्टतोत की रचना है। इसके बाद इन लेखकों की जो ये रचनाएं थी, इन्हीं के ऊपर टीकाएं लिखी। किसने लिखी? अभिनव गुप्त ने। तो नाट्य शास्त्र पर जो अभिनव गुप्त ने टीका लिखी उसका नाम था अभिनव भारती, इन्होंने अपने नाम से ही रखी। और जो धवन्यालोक नामक जो ग्रंथ था, इस पर, जो कि आनंदवर्धन द्वारा रचित था, इस ग्रंथ पर टीका लिखी लोचन नाम से। ठीक है। काव्य कौतुक जो कि भट्टतोत नामक लेखक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था, और इस ग्रंथ पर टीका लिखी अभिनव गुप्त ने किस नाम से? काव्य कौतुक विवरण के नाम से। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रतन तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रख लें कि अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की? तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ, ये इनकी दार्शनिक कृति थी ये। ठीक है, दार्शनिक रचना थी तंत्रालोक। तो अभिनव गुप्त की रचना का नाम है तंत्रालोक। और यह ग्रंथ जो है ना, ये रतन तंत्र शास्त्र का क्या माना जाता है? विश्वकोश माना जाता है। वैसे इस तरीके के पॉइंट भी थोड़े कम ही पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कुंतक। तो कुंतक भी कश्मीर के निवासी थे तथा इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय का क्या माना जाता है?
संप्रवर्तक माना जाता है। मैंने बताया कि संप्रदाय अब हमें पढ़ाने ही पड़ेंगे लगता है। तो कुंतक, और वैसे हो सकता है मैंने पढ़ा भी रखे हैं, मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो याद रखना है कुंतक का जो समय था, सबसे पहले कौन कौन सी बातें याद रखनी है। आचार्य कुंतक, कुंतक का जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। और कुंतक को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान से याद रखने, ये सारी बातें मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और प्रमुख बातें हैं। कुंतक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? अब इनका ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवित, 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से संवलित ग्रंथ है। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि आचार्य कुंतक, कुंतक का जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। और कुंतक जो है ये वक्रोक्ति संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। और वक्रोक्त, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम। बस ये पॉइंट याद करते ही आपका काम खत्म हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आगे आता है धनंजय। धनंजय जो है, धनंजय राजधारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। इनका समय भी 10वीं शताब्दी है। और धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। मतलब धनंजय नाम से देखो ध, और धनंजय जो थे ना, इन्होंने ही ध्वनि का क्या किया था? विरोध किया था, तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। अब कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? धनंजय की जो समय सीमा है वो 10वीं शताब्दी है। इनकी ग्रंथ की बात करें तो 10 रूपक नामक ग्रंथ लिखा, और ये क्या थे? ध्वनि विरोधी आचार्य थे। अब पेपर में ना आपके ये पॉइंट दे सकता है, जैसे कि पीजीटी का पेपर आता है वो इसी प्रकार से आता है, पीजीटी एस्टेट का, कि आपको ये पॉइंट दे देगा कि धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। इसी प्रकार से किसी अन्य लेखक की एक बात और उठा लेंगे तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 उठा लेंगे, और एक पॉइंट इनमें से गलत दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा बात असत्य है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो हर एक के बारे में ना आपको बातों का पता होना चाहिए। तो धनंजय का जो समय सीमा 10वीं शताब्दी था। इनके ग्रंथ का नाम 10 रूपक था, धनंजय, ठीक है। और इनके ये ध्वनि के विरोधी थे, और इन्होंने क्या किया? जो धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। तो ये बस ये नहीं पूछे जाते हैं कहीं पर भी। और धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से लिखी। तो बस आपको ये याद रखना है कि धनंजय का जो ग्रंथ है वो 10 रूपक है। 10 रूपक में 4 प्रकाश यानी कि 4 अध्याय हैं, और जिन्हें हम श्लोक बोलते हैं वो 300 हैं, ठीक है बस। और ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। अगला आता है महिम भट्ट, और इनसे संबंधित प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भोजराज, और भोजराज के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये भोजराज जो थे, भोजराज धारा प्रदेश के राजा थे। इनका समय ध्यान रखना है। भोजराज का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। ऐसे याद रख लेना कि 11 बार भोजन करते हैं, ठीक है। पेट तो खराब होगा ही होगा तो कभी नहीं भूलोगे, थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखें। भोजराज का जो समय है वो 11वीं शती है। और भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की। अब जैसे मैंने बताया, एक ये पॉइंट दे देंगे आपको, और मान लो एक कौन सा पॉइंट दे दिया, अभी मैं आपको बता रही थी कि धनंजय ने 10 रूपक, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया, नहीं सॉरी ये वाला बताया था मैंने। ऐसे देके पूछ लेंगे कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। भोजराज की याद रखना। भोजराज जब 11 बार भोजन करेंगे तो सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठ पर कैसे बैठेगी, गला तो वैसे ही जाम हो जाएगा। और श्रृंगार प्रकाश, ये इनकी 2 रचनाएं हैं, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों बातें, ट्रिक भी बता दी है आपको। उसके बाद आता है आचार्य मम्मट। मम्मट का इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। मम्मट का जो जन्म है वो भी कश्मीर में हुआ, तथा इनके पिता का नाम कैयट था। ये आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इनका समय कौन सा है? मम्मट का जो समय है 11वीं शताब्दी। याद रखना, मैं 2 बार पूरे मैं आ रहे हैं, तो 2 बार यानी कि 11वीं शताब्दी ही इनका समय सीमा है। मम्मट के ग्रंथ की बात करें तो काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की। अब मम्मट भी ध्वनि के विरोधी थे।
ध्वनि मतलब ये संप्रदाय है एक अपने आप में, ध्वनि का एक विशेष रोल है काव्य के अंतर्गत। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ध्वनि का विरोध किया और इसमें कुल 10 उल्लास यानी कि अध्याय हैं। मम्मट ने जो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, इसके अंतर्गत 10 अध्याय हैं। अध्यायों का नाम भी आपसे कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे हो सकता है कि पूरा पॉइंट उठाकर आपसे दे दे और पूछ ले कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है क्षेमेंद्र, और क्षेमेंद्र का जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि क्षेमेंद्र कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्षेमेंद्र जो थे ये भी कश्मीर निवासी कश्मीर निवासी थे। इनका समय सीमा 11वीं शती है और इनके पिता का नाम छोड़ो। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। मैंने आपको संप्रदाय बताए थे, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और रीति संप्रदाय। ये संप्रदाय भी पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो क्षेमेंद्र का जो संप्रदाय है वो कौन सा है, औचित्य संप्रदाय है। इनके समय सीमा कौन सा है, 11वीं शताब्दी। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे, अभिनव गुप्त। ठीक है, क्षेमेंद्र ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो क्षेमेंद्र के ग्रंथ आपको याद रखना है। कवि कंठाभरण, देखो एक सरस्वती कंठाभरण आए तो ये बात किसकी थी, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि जो सरस्वती कंठाभरण की बात करें तो ये भोजराज की है, और कंठाभरण की अगर अकेले बात करें तो कंठाभरण किसकी है, ये किसकी पढ़ रहे थे हम अभी अभी, क्षेमेंद्र की है। ठीक है, तो कंठाभरण की बात करें तो ये किसकी है, क्षेमेंद्र की है। कवि कंठाभरण ये क्षेमेंद्र की है। औचित्य विचार चर्चा, जैसे कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो औचित्य विचार चर्चा, अगर औचित्य से संबंधित आपसे रचना का नाम पूछे तो ये क्षेमेंद्र की ही मिलेगी। सुव्रत तिलक और दशावतार चरित्र ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा ये 2 रचनाएं आपको क्षेमेंद्र की जरूर याद रखनी है। उसके बाद आता है रुयक, और रुयक का आपको क्या याद रखना है, रुयक जो आचार्य थे ये क्या थे, ये भी कश्मीर के निवासी थे। रुयक के पिता का नाम राजा नकतिलक था। राजा नकतिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक, ये छोड़ो। ठीक है, अब आपको याद रखना है अगला जो आचार्य है रुयक है। रुयक का जो समय शताब्दी है वो 12वीं शताब्दी है, और रुयक ने अलंकार सर्वस्व, इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना का नाम है अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की। रुयक का समय सीमा 12वीं शताब्दी। तो आप ऐसे नोट्स बना लें अपने, यहाँ पर इस लेखक का नाम, यहाँ पर इनकी समय सीमा और यहाँ पर इनकी रचना, और जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो जो सिद्धांत दिए वो यहाँ पर आप सिद्धांत लिख लें। ठीक है, इस तरीके से अपने नोट्स बनाएं। तो रुयक की रचना थी अलंकार सर्वस्व। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कहीं नहीं पूछा जाता, हेमचंद्र। हेमचंद्र काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। हेमचंद्र के जो रचना है वो काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया, यानी कि हेमचंद्र की रचना कौन सी है, काव्यानुशासन। ठीक है, हेमचंद्र के 2 शिष्य रामचंद्र तथा गुणचंद्र ने सम्मिलित रूप से नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। ये सिर्फ जस्ट याद रख लें कि नाट्य दर्पण जो है किसकी रचना है, रामचंद्र और गुणचंद्र, और ये दोनों किसके शिष्य थे, हेमचंद्र के शिष्य थे। रामचंद्र को प्रबंधर शतक की उपाधि, ये छोड़े, याद रखना है। हेमचंद्र की रचना का नाम है काव्यानुशासन, और इनके जो शिष्य थे रामचंद्र और गुणचंद्र, इन्होंने एक सम्मिलित रूप से यानी कि दोनों ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की, और ग्रंथ का नाम है नाट्य दर्पण। अब नेक्स्ट आता है शारदा तनय, ये कहीं नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है जयदेव। अब जयदेव ने एक, इनकी जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी मानी जाती है, और जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि के प्रख्यात थे। अब ये पॉइंट आपसे देकर पेपर में पूछ सकते हैं कि जयदेव साहित्य के क्षेत्र में तो इनको क्या माना जाता है, पीयूष वर्ष साहित्य के क्षेत्र में तो, और न्याय के क्षेत्र में अगर इनकी बात करें तो पक्षधर, इनको क्या मिली है, उपाधि, 2 उपाधियां इनको मिली है, पीयूष वर्ष और पक्षधर। पक्षधर इनको न्याय के क्षेत्र में उपाधि मिली, और जो पीयूष वर्ष है ये इनको साहित्य के क्षेत्र में उपाधि मिली। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। तो याद रखना है जयदेव की रचना कौन सी है, चंद्रालोक।
ठीक है, जय चय एक जैसे जैसे से हैं। तो चंद्रालोक की इन्होंने क्या की रचना, 13वीं शताब्दी इनका समय है। 2 इनको उपाधियां मिली, पीयूष वर्ष और पक्षधर। इस प्रकार से आपको याद करना है, लाइन नहीं रटनी है, ठीक है। विश्वनाथ कविराज, तो ये थोड़ा देख लेते हैं, इसमें कोई मैं खास ये आपको बता रही हूँ। तो विश्वनाथ का जो समय है, इनका समय सीमा है 14वीं शताब्दी, और विश्वनाथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जो रचना है ये पूछी जाती है, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो साहित्य विश्वनाथ। क्या करेंगे आप कि दर्पण में ना हम पूरे साहित्य दर्पण होता है शीशा, शीशे के अंदर हम पूरे विश्व के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे याद रख लेना तो कभी नहीं भूलोगे। और विश्वनाथ का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है, और साहित्य दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है, और इन्होंने इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं, ठीक है। बस उसके बाद इम्पोर्टेंट है अप्पे दीक्षित। अप्पे दीक्षित का नाम भी इम्पोर्टेंट है, और अप्पे दीक्षित की एक रचना है जो यूजीसी नेट तक के एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपको याद रखनी है कि अप्पे दीक्षित है ना, वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे, मतलब शैव धर्म से संबंधित थे। ये शैव मत पर इनका दर्शन था। अप्पे दीक्षित, ध्यान रखना, शैव दार्शनिक थे, ये पॉइंट पूछा जा सकता है। इनका जो समय था वो 16वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना। अंतिम चरण वर्ण नहीं देंगे आपको, बस इतना याद रखना 16वीं शताब्दी है। और अप्पे दीक्षित ने वृत्ति, वर्तिक और चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की। अब अप्पे दीक्षित का कौन सा ग्रंथ इनमें से इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, ये रचना, ये पेपर में कई बार पूछी जाती है, चाहे आप PYQ उठाकर देख लें यूजीसी नेट के, और एस्टेट में भी ये पूछा जा सकता है। तो कुवलयानंद नामक जो रचना है, ये ग्रंथ किसने लिखा, अप्पे दीक्षित ने लिखा। अंतिम नाम आता है पंडित राज जगन्नाथ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित राज जगन्नाथ जो है ना, ये कहाँ के थे, ब्राह्मण थे, पेद्य भट्ट के पुत्र थे। इनका याद रखना, जगन्नाथ अंतिम आचार्य हैं, और इनकी समय सीमा जो है 17वीं सदी है, और इन्होंने इनके जो ग्रंथ है उसका नाम है रस गंगाधर, ठीक है, रस गंगाधर, ठीक है। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर, याद रखना, 17वीं शताब्दी इनकी समय सीमा है। तो यहाँ पर ये सारे आचार्य खत्म हो जाते हैं। और अगर अब आप ये पढ़ना चाहते हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये आगे ना ये वाली पंक्तियाँ देखो, भामा की मैंने बताया था, भामा पढ़ाया जब शब्दार्थों सहितो काव्यम ननु शब्दार्थों काव्यम, ये पंक्ति रुद्रट ने कही है। काव्य शब्दों गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थे वर्तते, तो ये पंक्ति किसकी है, वामन की है। तो ये सारी बातें ना हम जब लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगे सारी बातें। तो आप ज़रूर बताना मुझे अगर ये आप आगे और करना चाहते हैं तो। वैसे जो काव्य शास्त्र के आचार्य थे आज हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।